आज की जो कहानी है ये क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। ये कहानी आपको कई दिनों तक परेशान करके रख सकती है और ये कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी रूह कपा देने वाली सच्ची घटना है जिसे भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना गया। दिल्ली के गोल मार्केट में एक सरकारी फ्लैट में सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना सहनी के साथ रहा करता था। सुशील शर्मा भारत की एक जानी मानी पार्टी का नेता था, लेकिन सुशील शर्मा ने जुलाई 1995 में एक ऐसा काम कर दिया जिसे तंदूर कांड के नाम से जाना जाता, जिसने उस वक्त पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। 2 जुलाई 1995 की शाम को सुशील शर्मा अपना काम खत्म करके अपने घर को लौटता है, लेकिन जैसे ही सुशील शर्मा घर में एंटर करता है वैसे ही वो देखता है कि उसकी पत्नी नैना सहनी फोन पर किसी से बात कर रही थी। लेकिन नैना सहनी सुशील शर्मा को अचानक से देखकर चौंक जाती है और नैना सहनी फोन को रख देती है। तब सुशील शर्मा उससे पूछता है कि फोन किसका था, तो नैना सहनी कहती है कि रॉन्ग नंबर था। इतना कहकर नैना सहनी किचन में चली जाती है, लेकिन सुशील शर्मा को इस बात को देखकर उसे शक हो जाता है, क्योंकि सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना सहनी और उसके कॉलेज के दोस्त मतलून करीम पर पहले से ही शक करता हुआ आ रहा था। इस बारे में सुशील शर्मा ने मतलून करीम से बात भी की थी, लेकिन मतलून कहता है कि वो दोनों बस एक दोस्त हैं और उस दिन घर में बस नैना सहनी और सुशील शर्मा ये दोनों ही थे। और जैसे ही नैना सहनी उस फोन को रखकर किचन में गई तब सुशील उस लैंडलाइन फोन को रीडायल करता है और जैसे ही सुशील शर्मा उस रिसीवर को कान पर लगाता है तो वही हुआ जिसे उसका शक था और सामने से आवाज़ आती है मतलून करीम की, जिसे सुशील शर्मा अच्छे से पहचानता था। अब सुशील गुस्से में फ़ोन रख देता है और भागकर नैना सहनी के पास जाता है और नैना सहनी से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तब नैना सहनी अपनी बात रखती है, लेकिन सुशील शर्मा को ये तर्क सुनकर और भी गुस्सा आ जाता है और इसी कुछ सेकंड के गुस्से ने सब कुछ खत्म कर दिया। नैना सहनी किचन के बाहर गेट के पास खड़ी थी, तभी सुशील शर्मा अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालता है और नैना सहनी की तरफ 3 फायर करता है और पहली गोली थी वो सीधे जाकर छत पर लगती है एसी को, और दूसरी गोली नैना सहनी के सीधे गर्दन पर लगती है और तीसरी गोली जो थी वो सीधे नैना सहनी के सर पर लगती है, जिसके कारण मौके पर ही वहीं पर नैना सहनी की मौत हो जाती है। नैना सहनी की मौत होने पर अब सुशील शर्मा को ये एहसास होता है कि ये अब उसके हाथों से क्या हो गया। अब सुशील शर्मा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ गुस्से में हुआ, अचानक से हुआ, इसका पहले से कोई प्लान नहीं था। अब सुशील शर्मा उस लाश के पास बैठा हुआ फंसा हुआ महसूस करने लगा। उसे लगा कि अब वो भी नहीं बच पाएगा। तब सुशील शर्मा खड़ा होता है और अंदर जाता है और अंदर से एक पॉलीथीन का बड़ा सा बैग लाता है और लाश के आसपास लगे खून को पोंछता है और अब नैना सहनी की लाश को उस पॉलीथीन की बोरी में डाल देता है। पहले तो वो फ्लैट के बाहर आकर देखता है कि कहीं कोई आसपास तो नहीं है। फिर वो जिस बोरी में नैना सहनी की लाश थी उसे घसीटता हुआ अपनी मारुति कार के पास ले जाता है। 1995 में सुशील शर्मा के पास वही मारुति कार थी। अब सुशील शर्मा उस लाश को उस मारुति कार की डिक्की में रख देता है। अब सुशील शर्मा गाड़ी को स्टार्ट करता है और उसे लेकर गोल मार्केट से निकलकर ऐसे ही चारों तरफ घूमने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि आखिर इस लाश का करे तो करे क्या। और फिर उसके बाद उसने नैना सहनी के लाश के साथ जो किया उसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। जब सुशील शर्मा गाड़ी चला रहा था तब उसके मन में यही बात थी कि कहीं कोई चेकिंग ना हो जाए, कहीं कोई पुलिस उसकी गाड़ी को चेक ना कर ले। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है, वो तुरंत गाड़ी को घुमाकर ITO पुल पर पहुंच जाता है, क्योंकि उस वक्त सुशील के दिमाग में ये बात आई थी कि वो अपनी पत्नी की लाश को ITO पुल से यमुना के पानी में फेंक देगा। अब सुशील शर्मा अपनी गाड़ी इसी ITO पुल के पास जाकर रोकता है, लेकिन वो देखता है कि इतनी रात के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। उसे इस बात का डर था कि कहीं कोई उसे ये करते हुए देख न ले, क्योंकि वह एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेता भी था और उसे पकड़े जाने का भी डर था और उसे काफ़ी लोग जानते भी थे। और इसी कारण से डर के मारे वो अपना इरादा बदल लेता है और वहाँ से गाड़ी घुमा लेता है और वो गाड़ी घुमाकर सीधा कनॉट पैलेस पहुँच जाता है और वहाँ पर उसका एक रेस्टोरेंट होता है अपना, जिसका नाम होता है बगिया। सुशील शर्मा इस बगिया रेस्टोरेंट में जाकर अपनी गाड़ी को पार्क करता है और भागकर अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाते ही वो देखता है कि रेस्टोरेंट में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। उस वक्त करीब रात के 11 बज रहे होंगे। उस रेस्टोरेंट का जो मैनेजर होता है उसका नाम होता है केशव, जो कि सुशील शर्मा का काफ़ी खास था। सुशील तुरंत केशव के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि तुम तुरंत रेस्टोरेंट को बंद कर दो और कहता है कि तुम किसी को भी खाना मत दो, कह दो कि खाना खत्म हो गया है। ये सुनते ही केशव चौंक जाता है। वो कहता है कि अभी तो खाना बहुत सारा पड़ा हुआ है और लोग काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन फिर वापस जब सुशील तेज आवाज़ में उसे कहता है कि यहाँ से सबको बाहर निकालो तो वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद केशव नए ग्राहकों को अंदर आने नहीं देता है और जल्दी से उन खा रहे लोगों को कहता है कि आप लोग अपना खाना खत्म कर बाहर चले जाएं। अब इस रेस्टोरेंट की सारी लाइटें बंद कर दी जाती है और जितने भी कर्मचारी जो काम कर रहे थे इस रेस्टोरेंट में उन्हें घर भेज दिया जाता है। अब उस ढाबे में सुशील शर्मा और केशव ये बस 2 ही आदमी बचे हुए थे। अब सुशील शर्मा केशव को सारी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि अपनी पत्नी का कत्ल उसके ही हाथों हो गया है। फिर वो कहता है कि लाश किसी को ना मिले इसका बस एक ही उपाय है कि हम लाश को तंदूर में डालकर खत्म कर दें। ये सुनते ही केशव घबरा जाता है, लेकिन केशव
सुशील का पुराना दोस्त होने के नाते सुशील की मदद करने की सोचता है। अब केशव और सुशील रात के अंधेरे में बाहर खड़ी उस कार में नैना सैनी की लाश को लेकर उस रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और उसी रेस्टोरेंट के कोने में एक बहुत बड़ा तंदूर था जिसमें रोटियां बनाकर लोगों को खिलाई जाती थी। उस तंदूर में अभी भी कुछ आग बची हुई थी। अब केशव और सुशील शर्मा नैना सैनी की लाश को लेकर सीधा उस तंदूर के अंदर डाल देते हैं। अब तंदूर के अंदर उतनी आग नहीं थी कि एक बड़ी सी डेड बॉडी को जलाया जा सके। अब आग को तेज करने के लिए ये दोनों तंदूर में पोस्टर और कागज की रतियां डालने लगते हैं कि आग बढ़े और लाश जल जाए। लेकिन केशव सुशील के पास पड़ा हुआ एक बड़ा सा बटर को मांगता है और उसे लेकर उस तंदूर के अंदर फेंक देता है। और जैसे ही उस बटर को तंदूर के अंदर फेंका गया, अचानक से आग बढ़ जाती है और नैना सैनी की बॉडी जलने लगती है। सुशील शर्मा इस लाश को जल्दी से जलाना चाहता था, इसी कारण से उसने पास में पड़ा एक बटर का बड़ा सा बर्तन उसमें और डाल दिया। इसके कारण तंदूर में इतनी ज्यादा आग भड़क गई कि रेस्टोरेंट के बाहर उस आग को आसानी से देखा जा सकता था। उस रेस्टोरेंट के पास में अनारो नाम की एक महिला सब्जी की दुकान लगाती थी। उसने उस आग को देखा तो उसे लगा कि यहाँ पर आग लग गई है, तो अनारो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वहीं पास से अब्दुल नजीर नाम का एक इंस्पेक्टर गुजर रहा था। वो आवाज सुनकर वहाँ रुक जाता है और वहाँ पहुंचकर वो दीवार पर चढ़कर देखता है अंदर आग लगी हुई थी और दो आदमी उस आग के पास खड़े हुए हैं। अंदर जाकर वो देखता है तो केशव आगे आ जाता है और केशव कहता है कि अंदर आग नहीं बल्कि वो लोग कुछ पुराने पोस्टर और कागज जला रहे हैं। तो अब्दुल कहता है कि थोड़ा ध्यान से, कहीं आग न लग जाए। इतना कहकर अब्दुल बाहर आ जाता है और जैसे ही अब्दुल बाहर आता है उसे अलग सी बदबू आने लगती है, जैसे कि किसी के बालों को और मांस को जलाया जा रहा हो। तभी अब्दुल नजीर को शक हो जाता है और वो फिर भाग के धक्के से अंदर घुस जाता है और जैसे ही उसकी नज़र तंदूर पर पड़ती है तब उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके सामने तंदूर में एक जला हुआ हाथ दिखाई देता है और वो घबराकर बाहर आ जाता है और तुरंत ही पीसीआर को फ़ोन करता है और जल्द ही थोड़ी देर में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन तब तक सुशील शर्मा वहाँ से भाग जाता है और जब पुलिस आकर उस लाश को बुझाती है तब तक नैना सैनी की लाश आधी से ज़्यादा जल चुकी थी। पुलिस उस वक्त सुशील को तो नहीं पकड़ सकी लेकिन केशव को पकड़ लेती है और लाश को ले जाकर मोर्चरी में रखवा देती है। और जब इसकी खबर मतलूम करीम तक पहुंची तो वो तुरंत भाग कर आ जाता है और वो फिर लाश को देखता है और जिसमें उंगलियों को वो देखता है जिसमें सिर्फ हड्डी ही रह चुकी थी। उसमें एक अंगूठी थी। उस अंगूठी को देखकर वो उस लाश को पहचान जाता है कि ये नैना सैनी की ही लाश है। बाद में सुशील शर्मा अपना हुलिया बदलकर भागता हुआ रहता है लेकिन फिर पुलिस आखिरकार उसे पकड़ ही लेती है और इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट मानकर सुशील शर्मा को फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को फांसी से बदलकर उम्र कैद में बदल दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि ये सोची समझी साजिश नहीं थी बल्कि एक गुस्से में किया गया फैसला था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आप कमेंट बॉक्स में इस कहानी के विचार जरूर लिखिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली कहानी में आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।